स्वागत है। देखते हैं कुछ खबरें संविधान हत्या दिवस से जुड़ी हुई। बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। पीएम ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए लिखा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत के लोग थे, सभी क्षेत्रों से, विभिन्न विचारधाराओं से, जिन्होंने एक ही उद्देश्य के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा करना और उन आदर्शों को संरक्षित करना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया। ये उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र को बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह हार गए। पीएम मोदी ने आगे लिखा अपने ट्वीट में कि हम अपने संविधान में सिद्धांतों को मजबूत करने और एक विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं और गरीबों और दलितों के सपनों को पूरा करें। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। साथ ही मुझे उस वक्त के विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के दिग्गज थे। पीएम मोदी ने आगे लिखा, द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन है। इसने उस समय की कई यादें ताज़ा कर दी। मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या जिनके परिवारों ने उस दौरान कष्ट झेले हैं, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा होगी। और आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। उस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप पगड़ी लगाए, चश्मा पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं। उस किताब का कवर पेपर है, कवर है द इमरजेंसी डायरीज का, जिसमें ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयंसेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। इस इमरजेंसी डायरीज में विस्तार से उस संस्मरण को इसमें शामिल किया गया है। आपातकाल के 50 साल पर द इमरजेंसी डायरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आपातकाल के दिनों के 1975 से लेकर 1977 के बीच के जो संस्मरण हैं, जो उनकी मुलाकातें हैं, जो उस दौरान जो घटनाक्रम घटे हैं, उसका विस्तार से वर्णन है। जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी। तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे
हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। डस न जाए, देश इन अनुभवों को याद रखे, इसलिए इन्हीं अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर। भारत
भारत के राजनीतिक इतिहास में 1975 का आपातकाल कांग्रेस के तानाशाही रवैये का जीता जागता उदाहरण है। उस दौरान जितने नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया, न सिर्फ बंद किया गया बल्कि भीषण यातनाएं दी गईं और उन यातनाओं का असर ये हुआ कि बहुत से लोगों ने अपने दम तोड़ दिए। कईयों के परिवार सड़क पे आ गए, कईयों के परिवार आज भी उन यातनाओं को याद कर कर सहम जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर एक्स पर लिखा कि आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के माध्यम से गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। आपातकाल को लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद रखते हैं। संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश का आपातकाल थोपा गया वह सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची थी जिसका गलत इस्तेमाल न किया गया हो। मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं उनको चाह कर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। आज भारत में लोकतंत्र जीवित है। इसके लिए आपातकाल में जिन्होंने भी संघर्ष किया, जेल काटी और यातनाएं सही, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनका योगदान कभी भुला नहीं सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर देशवासी को स्मरण रहे कि तानाशाही कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। ये दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपातकाल के समय युवा आरएसएस प्रचारक थे, उस समय उनके आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें पीएम के साथ काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। ये पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपना सर्वस्व लगा दिया। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इस पुस्तक को संकलित किया है। इसमें लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहे युवा मोदी की निश्चित तस्वीर देखने को मिलती है। ये पुस्तक उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। ये पुस्तक हमारे समय के सबसे परिवर्तनकारी नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी को गढ़ने वाले शुरुआती परीक्षणों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करती है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रस्तावना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर एच डी देवगौड़ा ने लिखा है और डॉक्टर के.जी. सुरेश वरिष्ठ पत्रकार और शैलेंद्र हमारे संवाददाता साथी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर के.जी. सुरेश, आप ही के पास आना चाहेंगे। पत्रकारों के लिए सिर्फ आपातकाल एक काला अध्याय नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण रहा है कि किस तरह से जब सरकारें तानाशाही हो जाती हैं तो कलम ही नहीं रुकती बल्कि लोगों की आज़ादी
लोगों का एक पूरा जीवन बदल जाता है इस तरह की तानाशाही सरकारों से, और वो सिर्फ उस काल के लिए नहीं, भविष्य तक उसका एक लंबे असर दिखाई देते हैं। बिल्कुल रीतू जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि देखिए, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बेजुबानों की जुबान है। लोगों तक जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना और सरकार के जो भी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम एक सेतु का काम करती है। लेकिन अगर आपने सेतु को ही तोड़ दिया, सेतु को ही दबा दिया, तो फिर कैसे चलेगा। तो ऐसे में जो आपातकाल के दौरान रातों रात कई हजार पत्रकारों को देश भर में जो है बंदी बनाए गए, यही नहीं, सारे अखबारों में सेंसर बिठा दिया गया। एक इंस्पेक्टर तय करने लग गया कि जो है अखबार में क्या समाचार जाएगा, और अखबारों ने भी इसका खुलकर विरोध किया। कुछ ने जरूर समझौता किया, लेकिन एक बहुत बड़े तादाद में रामनाथ गोयनका जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो मीडिया के शख्सियत है, उन्होंने इस विरोध किया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने ब्लैंक एडिटोरियल छोड़ा, और वही नहीं, उन्होंने पूरा कालिक जो है वो छाप दिया, ये दिखाने के लिए सरकार के विरोध में कि आप जबरन हमसे कुछ भी छपवा नहीं सकते हैं, आपके द्वारा चयनित समाचारों को हम नहीं छापेंगे। इस तरीके से संदेश भी देने का प्रयास किया। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे पत्रकारों को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। उनको जो है मीसा और बहुत सारे डिफेंस ऑफ इंडिया के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत उनको जो है सलाखों के पीछे कर दिया गया, और बहुत सारा उन पर जुल्म सितम जो है ढाया गया। और लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ पत्रकारों ने जरूरत से ज्यादा उसमें समझौता भी किया, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी जी जो 1977 में जो पहले सूचना प्रसारण मंत्री बने जनता सरकार में, तो उन्होंने यह भी बताया कि जब उनसे झुकने के लिए कहा गया तो कई लोग रेंगने लगे। When they were asked to bend, they crawled। तो ये भी हम देखते हैं। तो मीडिया के लिए बहुत ही एक बुरा काल था। लोगों को जहां से विश्वसनीय समाचार मिल सकता है, उस समाचार का एकमात्र माध्यम जो है, क्योंकि उस जमाने में न सोशल मीडिया था, न आपके जो है ऑनलाइन मीडिया था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। ऐसे में अखबारों को, एजेंसियों को पूरी तरीके से विलय कर दिया गया। और आपने देखा कि समाचार जैसे एक एजेंसी को पीटीआई, यूएनआई, इन दोनों को विलय करके जो है खड़ा कर दिया गया, ताकि सरकार जो है सिर्फ अपनी बातों को जो लोगों तक पहुंचाए, इसका प्रयास किया गया। जी शैलेंद्र, संविधान हत्या दिवस, ये दिवस याद दिलाएगा आने वाली पीढ़ियों को भी कि आज़ाद भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपातकाल लगने के बाद जिस तरह का माहौल बना था। सरकार क्या आने वाली पीढ़ियों को इस दिन को याद दिलाना चाहती है? सरकारों के अराजक हो जाने से सतर्क रहने के लिए जनता को बताना चाहती है? मकसद क्या है संविधान हत्या दिवस के पीछे का? देखिए, इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जो खासतौर पर युवा पीढ़ी है, जो नहीं जानती है कि आपातकाल जब लगाया गया था तो क्या कुछ हुआ था, किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम हुआ था और किस तरह से उनकी आज़ादी छीनी गई थी, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा गया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस तरह से आपातकाल देश पर थोपा था, उस बारे में जो युवा पीढ़ी वो जान समझ पाए, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। और हम जानते हैं इसीलिए पूरे देश भर में कार्यक्रम रखे जाते हैं सरकार की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से भी हमने देखा है कि कई कार्यक्रम है। तो उद्देश्य यही है कि आपातकाल के दौरान किस तरह से उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में जो आपातकाल थोपा था देश की जनता पर, लोकतंत्र की जो हत्या करने का काम किया गया था, वो आज की जो युवा पीढ़ी वो जान पाए, जिससे कि जो हमारा जो लोकतंत्र है वो जिस तरह से हम जानते हैं कि मजबूत और लगातार परिपक्व अब हो रहा है, तो वो अपने बीते दिनों को भी जान पाए कि कैसी एक कोशिश हुई थी जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा था। जी केजी सुरेश जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता रही हैं और 1971 के युद्ध के बाद एक वो नेत्री रही जिन्हें दुर्गा के नाम से भी पुकारा गया। आखिर 1975 तक आते आते
क्या राजनीतिक नेता के लिए हालात इतने बदले, इतनी जमीन सिकुड़ी कि उसी देशवासियों के प्यार को भुलाते हुए, उस सम्मान को भुलाते हुए इंदिरा गांधी एक तानाशाही नेता, कांग्रेस एक तानाशाही सरकार बनी और उसने आपातकाल लगाया। और आपातकाल का दौर इतना लंबा रहा, जो यातनाएं रही, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, पत्रकारों पर। आप भी जानते हैं, आप तो बड़ा बखूबी जानते होंगे कि किस तरह की यातनाएं दी। तो ऐसे में सबक क्या है? 50 साल के बाद जब हम संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, हम आपातकाल को याद करते हैं, तो देशवासियों को आखिर किन चीजों को याद रखने की जरूरत है? क्या सरकारों को उतना मजबूत करें, क्या नेताओं को उतना मजबूत और प्यार दें, या फिर एक चेक रखने की जरूरत है देशवासियों को कि आपातकाल जैसा कोई निर्णय कभी कोई सरकार ना ले सके? और मेरा ये मानना है कि वो कहते हैं कि जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो उसे दोहराती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो इतिहास के पुस्तक हैं और हमारे जो राजनीतिक शास्त्र के पुस्तक हैं, उन सब में इसका उल्लेख बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर हमें अपने बच्चों को इस आपातकाल के बारे में, इस अंधकार के युग, अंधे युग के बारे में उनको बताना जरूरी है। इस पर और फिल्में बनने की जरूरत है, इसमें और डॉक्यूमेंट्री बनने की जरूरत है। और मुझे तो लगता है कि एक ऐसा एक संग्रहालय भी बनना चाहिए जहां इन अत्याचारों को जो है के बारे में डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो है वो पता चले। लोगों को खुद भी जागरूक रहने की आवश्यकता है कि ऐसे शक्तियों को वो पहचाने जिनके अंदर तानाशाही मानसिकता है, और वे जो है उनको एक्सपोज करें और उनके इतिहास को, चाहे आज वो कितना भी उदारवादी बात करते हो, लेकिन उनके इतिहास के बारे में खंगाले कि उन्होंने जो है भूतकाल में उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में आगाह रहे और आने वाले पीढ़ियों को भी जो है सतर्क रखें, ताकि इस तरह का कोई भी हुक्मरान जो है इस तरह की हिम्मत ना करें। भारत जो है पूरे विश्व में लोकतंत्र का एक मिसाल है, एक उदाहरण है, और यह आवश्यक है कि भारत जो है, भारत के इस लोकतंत्र का जो है जड़ें और मजबूत हो। पूरे दक्षिण एशिया में जहां सत्ता पलट हुआ है, बिल्कुल जी सुरेश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी आपातकाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज शाम को इमरजेंसी डायरीज किताब का, पुस्तक का विमोचन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री इसका विमोचन करेंगे। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा? शैलेंद्र से हम और जानकारी लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज शाम को इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन होगा 5:30 बजे, जिसमें तमाम वो ऐसे प्रकरण भी शामिल होंगे जो इमरजेंसी के दौरान तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों पर यातनाओं के जो दिन रहे हैं, उसकी भी उसमें झलक दिखाई देगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।